आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना, वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि सियासत में गुमनामी और नामी का फासला महज इतनी ही दूरी का है जो रास्ता जनता के दिल का तय करना होता है। और ये रास्ता कुछ महिलाओं ने बहुत ही कम उम्र में तय किया और वो तय करके आज सांसद बन चुकी हैं, संसद के भीतर पहुंच चुकी हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किन महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं देश के लोगों का किस तरीके से गर्व महसूस करा रही हैं और इस बात को भी बतला रही हैं कि महिला चाहे पुरानी हो या फिर नई, यानी कि पुराने दौर की हो या फिर नए ज़माने की हो, राजनीति करना वो बेहतरीन तरीके से जानती है और संसद के भीतर राजनीति भी कर सकती है। खैर, ये बात हो गई उन महिलाओं के लिए जो इस वक्त प्रेरणा का स्रोत पूरी तरीके से देश की हर महिला के लिए बनी हुई है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिसकी उम्र महज 29 वर्ष, दिलचस्पी राजनीति की और कैराना सीट से सांसद है और इन दिनों सोशल मीडिया पर जम करके वायरल नाम इकरा हसन का है। जी हाँ, जब इकरा हसन की बात आती है तो अक्सर वो तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं और ऐसी चीज़ें जो यकीनन बताती हैं कि इकरा हसन किस तरीके से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। इकरा हसन किस तरीके से चंद उम्र में ही उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया और दिल जीता ऐसा कि आज वो कम उम्र में संसद तक पहुंच गई और संसद तक पहुंची और वहां पर वो तमाम मुद्दों पर बात करती हैं और विपक्ष की एक कद्दावर नेता के बतौर उनको देखा भी जाता है। इकरा हसन वो महिला जिनके चेहरे पे अक्सर आवाम के लिए कुछ कर जाने का नूर छाया हुआ अक्सर दिख जाता है। यकीनन ये सादगी और संस्कृति को लेकर के राजनीति में जब कोई व्यक्ति कदम रखता है या फिर जब महिला उस तरीके से कदम रखती है तो वो मिसाल के बतौर देखी जाती है और इकरा हसन इस वक्त राजनीति में विपक्ष की वो तमाम मिसाल देती हुई नजर आ रही हैं जहां उन्होंने अपनी संस्कृति और सादगी दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संजो करके वो आगे बढ़ रही हैं और जो देश की आवाम को पसंद भी आ रहा है। देखिए, आज वो दौर है जहां राजनीति ऐसी हो रही है जहां हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर हर पार्टी के नेता सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत पूरी ताकत जो है पूरी तरीके से झोंकने का प्रयास किया है। लेकिन उस समय इकरा हसन विपक्ष के वो तमाम मुद्दों को रखती हैं, वो तमाम मुद्दों की बात करती हैं और सदन में जब उनको बोलने का मौका मिलता है तो इकरा हसन कहती हैं, क्या कहती हैं कि मुझे शामली से एक स्पेशल ट्रेन जम्मू तवी के लिए चाहिए ताकि वहां का रहने वाला हर व्यक्ति आसानी से माता रानी के दर्शन कर सके। वो ये बात कहती हुई नजर आई। यकीनन जब उन्होंने संसद में पहली बार उनको बोलने का मौका मिला और उन्होंने शामली के लिए ये बात की मांग करी और इस चीज़ को लेकर के हिंदू हो या मुस्लिम हर कोई भौचक्का रह गया, पूरी सदन भौचक्का रह गई और उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड भी हुई और इकरा हसन हैशटैग करके हर जगह छाने लगा क्योंकि इकरा हसन, क्योंकि उनके नाम के आगे हसन लगा हुआ था और वो माता वैष्णो देवी मंदिर की बात कर रही थी। इसी के साथ ही साथ मुस्लिमों की बात करने वाले, खुद को मुस्लिमों का बहुत अच्छा स्कॉलर कहने वाले AIMIM के चीफ असुफुद्दीन ओवैसी साहब को भी इकरा हसन ने अपनी बातों से, अपने अल्फाजों से बहुत बड़ी बात सिखा दी। उन्होंने बताया कि संविधान में अगर आज हमें शपथ लेने का मौका मिल रहा है तो इस संविधान की वजह से मिल रहा है। हमें आज इस संविधान की वजह से अपने हर किसी को मजहब को अपनाने का वजूद मिल रहा है, उस चीज़ को हम अपना पा रहे हैं। तो यकीनन हमें मजहब की आड़ में संविधान को का मजाक नहीं बनाना चाहिए, संविधान को जो है ऊपर रखना चाहिए और उसी को ही
तवज्जो देनी चाहिए। और इसके साथ उन्होंने सीधा हमला जो है असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर किया। जब संसद में उन्होंने शपथ ली तो जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। इकरा हसन, जी हाँ, मैं बार बार इकरा हसन का नाम ले रही हूँ क्योंकि आज का वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति जाने कि आखिर इकरा हसन वो राजनीति इस वक्त करती हुई नजर आ रही हैं और वो मिसाल बनती हुई नजर आ रही हैं जो शायद आज की तमाम पार्टियों में देखने को नहीं मिलता है। इकरा हसन जहां पर वैष्णो देवी के लिए एक स्पेशल ट्रेन मांगती हैं शामली से जाने के लिए, जहां AIM के चीफ को बात सिखलाती हैं कि मजहब से बड़ा संविधान है और संविधान की जो है हमें पूजा करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आवाम के आग्रह करने पर वो मंदिर में माथा टेकने भी जाती है। जहां देश आज पूरी तरीके से पार्टियां हर वो तमाम कोशिश कर रही हैं कि हिंदू मुस्लिम देश में होता रहे और उनकी राजनीति रोटियां सिकती रहे, उस जगह पर डासना के महाराज का विवादित बयान जब सामने आता है, देश में आक्रोश फैलता है, तो उस वक्त केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको कड़ा जवाब देते हुए इकरा हसन कहती हैं और चेतावनी देती हुई नजर आती हैं और साफ तौर पर ये बात कहती हैं कि ये देश जो है, यहाँ पर किसी को अधिकार नहीं है कि उनके किसी के भी मजहब का अपमान किया जाए। ये देश हिंदुस्तानी है और यहाँ पर इस तरीके की गुस्ताखियाँ माफ़ नहीं की जानी चाहिए। ये देश के हिंदुस्तानी को नागवारा है कि यहाँ का चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, किसी को भी धर्म की तरह बांटने का प्रयास किया जाए। और ये केंद्र सरकार हो चाहे फिर राज्य सरकार हो, उसकी ढिलाई का ही नतीजा है कि आज ये पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि लोग इस तरीके से बाहर निकल करके विवादित बयानों को देते हुए नजर आते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पूरी तरीके से NSA की धारा लगानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये इकरा हसन की वो कहानी है जिसको मैंने आपको सुनाया कि किस तरीके से वो अपने फैसले और विपक्ष की वो मजबूती को साधते हुए नजर आ रही हैं। अब इसी में ही आगे आपको बताते चलें कि आज उनके ये जो फैसले हैं, जो उनकी बयान हैं, उसके प्रति लोगों में उनके लिए प्रेम बढ़ रहा है, उनसे एक उम्मीद जग रही है। और यही वो वजह रही है कि किसी ने नहीं सोचा था कि इकरा हसन आज एक वो बड़ा नाम होंगी और विपक्ष का एक कद्दावर नेता के रूप में देखी जाएंगी, लेकिन इस वक्त वो देखी जा रही। एक बात कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है अक्सर जो हम चाहे वही हो, कभी कभी वो भी होता है जो ईश्वर चाहता है। और शायद इकरा हसन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हसरत थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र नहीं, राजनीति को उनको चुनना पड़ा। विरासत में भले सियासत मिली है, लेकिन उसमें कभी रुचि नहीं रखी और वो रुचि ना रखते हुए भी अब उनको इसमें शामिल होना पड़ा। 2021 का वो दौर जब कोरोना का साया हर तरीके से दुनिया भर में छाया हुआ था, उस दरमियान इकरा हसन भारत लौटती है और यहाँ पर अपने नाहिद हसन को बचाने के लिए, जिस तरह से उनको जेल में डाला गया उसकी कार्रवाई के लिए यहाँ पर आती है, उनको बचाने के लिए वो यहाँ पर आती है। लेकिन वर्ष 2022 में अपने भाई के लिए सड़कों पर उतरती हैं, प्रचार करती हैं। और जब प्रचार किया उसके बाद जब नाहिद हसन को जीत मिली, उसके बाद देखा गया कि 2024 में इनको टिकट दिया जाता है। टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने संभवतः बहुत दूर की सोच ली थी ये बात कि अगर इकरा हसन को टिकट दिया तो आने वाले दौर में इकरा हसन एक बड़ा जाना माना नाम बन सकती हैं। और यकीनन आज की राजनीति में उनको इस तरह से देखा भी जा रहा है। अब लगातार ऐसी बातें, वादे, दावे, हर चीज़ हर एक नेता का देखा जाता है। हर एक नेता की अपनी एक रणनीति होती है, राजनीति होती है। लेकिन जब बात हम इकरा हसन की करते हैं तो इस जगह पर बहुत चीज़ों में बदलाव होता है और वो बदलाव ऐसा कि अब उनकी राजनीति में भी बदलाव आने वाला। सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि सदन के भीतर सीटिंग अरेंजमेंट दोबारा होना है और इस सीटिंग अरेंजमेंट में अखिलेश यादव यानी कि विपक्ष की जो सीटें अरेंज होंगी उसमें अखिलेश यादव इकरा हसन को अपने बगल वाली सीट पर बैठाना चाह रहे हैं, जहां से हालांकि राजनीतिक एंगल तो देखें बहुत एक बड़ा
निकल के सामने आता है, लेकिन इकरा हसन को चयन ही क्यों किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, विपक्ष ने अगर ऐसा होता है और ये उपाधि इकरा हसन को मिलती है तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जहां अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद को अभी तक देखा गया था, वहीं पर अब अवधेश प्रसाद के साथ साथ इकरा हसन को भी पहली रो में देखा जाएगा। और पहली रो में बैठा करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये मैसेज तो ज़रूर देंगे कि इकरा हसन एक मुस्लिम समाज से आती हैं, इकरा हसन एक महिला है, इकरा हसन एक युवा है। और पार्टी किस तरीके से इन तीनों मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी है लोकसभा चुनाव में, वो भी देखा गया। और इकरा हसन किस तरीके से विपक्ष की एक मुखर आवाज़ बनती हुई नजर आ रही हैं। जहां यदि महाराज के खिलाफ बोलने पर सीएम योगी भी एक्टिव हो जाते हैं, उनका तुरंत इस बात पर बयान आता है कि ऐसे किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यकीनन कहीं ना कहीं विपक्ष की वो मजबूती जो केंद्र को या फिर राज्य को, जो सत्ता में काबिज सरकार है, उसको झुकाने का काम करती हुई नजर आ रही है। और ये आवाज़ उस महिला की है, जी हाँ, इकरा हसन की। और अगर ये उपाधि मिलती है तो यकीनन देश की राजनीति में वो एक मिसाल कायम करती हुई नजर आएंगी। मेरे ख्याल से तो इकरा हसन की राजनीति अब तक बहुत लोगों को ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति को पसंद आ रही है, क्योंकि कम उम्र की हैं, युवा हैं, महिला हैं, अल्पसंख्यक से आती हैं और मुखर होकर के और बेबाकी से अपनी बात को कहती हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।